तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने औसत विचलन, मानक विचलन, प्रसरण गुणांक से संबंधित कुछ जानकारियाँ हासिल की और यूनिट 2 के बारे में पढ़ा। अब हम उससे संबंधित कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो उदाहरण नंबर 1 है कि किसी पदार्थ में घटक A के 49.06 मुझे प्लस माइनस 0.02 लिखा है और उसका मतलब है कि पदार्थ का इसका मान जो है ना वो 49.04 से लेकर 49.08 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो दो प्रयोगकर्ताओं ने उसी पदार्थ के लिए उसी सामान्य विधि का उपयोग करते हुए दिए गए विश्लेषण के परिणाम, उनके द्वारा जो परिणाम निकाले गए वो निम्न थे कि प्रयोगकर्ता 1 का परिणाम था 49.01, 49.02, 49.08, यानी कि उनने ये परिणाम निकाले हैं। और प्रयोगकर्ता 2 ने निकाले 49.40, 49.42, 49.44। तो हमें पता करना है इनकी औसत, इस प्रयोगों के परिणामों का औसत विचलन, मानक विचलन और प्रसरण गुणांक। तो हम सबसे पहले कि प्रयोगकर्ता 1 के बारे में जानेंगे। तो प्रयोगकर्ता 1 के परिणाम कितने 49.01, 49.02 और ये इसके प्रयोगकर्ता 1 के प्रयोगों के परिणाम है। इसका औसत यदि निकालें तो इन सभी को हम जोड़ेंगे और उसे 2 से भाग दे देंगे। तो औसत इसका लगभग आएगा 49.10%। तो औसत तो हम निकाल लेंगे, इन तीनों का औसत निकाल लेंगे तो इसका औसत आ जाएगा 49.10%, यानी कि इन कुल उसने जो परिणाम निकाले हैं उसका कुल औसत है इतना। तो अब हम निकालेंगे आपेक्षिक औसत त्रुटि। आपेक्षिक औसत त्रुटि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो औसत में मान प्राप्त हुआ है उसमें से इस मान को घटा देंगे और बटे में इसी मान को रख देंगे। जो यहाँ पर दिया होगा ना वहीं पे हम रख देंगे। यदि यहाँ पर कोई और मान दिया होता तो हम यहाँ पर वो मान रखते और औसत में से उसको घटाकर यहाँ पर ऊपर लिखते। तो इनमें से जितना जो निकल कर आएगा इनका सिंप्लीफाई करने पर इतना आएगा और ऐसे हम 100 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.08%। तो आपेक्षिक औसत त्रुटि आ जाएगी 0.08%। अब हमें क्या निकालना है, आपेक्षिक औसत त्रुटि। तो आपेक्षिक औसत त्रुटि के लिए हम ऐसे करते हैं कि जो औसत मान प्राप्त हुआ है उससे प्रत्येक प्रयोग के मान को हम घटा देंगे और जो कुछ भी बच आएगा उसे हम जोड़ देंगे और उनकी संख्या से भाग दे देंगे और इसे हम कोष्ठक में रखेंगे और गुणा में हम 100 कर देंगे और उस बटे में कर देंगे। बटे में ये नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 49.10, यहाँ पर ये आएगा। तो हम इसको हल कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.15%। तो यह हो जाएगी आपेक्षिक औसत विचलन 0.0515 आपेक्षिक औसत विचलन हमारा प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अब प्रयोगकर्ता 2 के बारे में करेंगे। तो प्रयोगकर्ता 2 द्वारा प्राप्त किए गए प्रयोगों के परिणाम ये 3 हैं 49.40, 49.42, 49.44। हम इसका औसत निकाल लेंगे तो इसका औसत आ जाएगा 49.42%। औसत आपको आना चाहिए निकालना। इन तीनों को जोड़ देंगे और इन
और इसे 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर औसत निकल आएगा। अब इसकी आपेक्षिक औसत त्रुटि जो है ना, वो हमें जो ये औसत प्राप्त होगा उससे उस प्रयोग को 49.06 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम घटा देंगे और उसी से हम भाग दे देंगे। 49.06 से हम भाग दे देंगे तो इसका कुल मान आ जाएगा 0.73। वहाँ पर दशमलव के बाद कुछ शून्य के बाद आ सकता है, जिसे हम 100 से भाग देंगे तो हमें 0.73% प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें अपेक्षित औसत त्रुटि प्राप्त हुई 0.73%। अब हम इसका आपेक्षिक औसत विचलन निकालें तो हम क्या करेंगे, इस जो औसत आया है उससे प्रत्येक प्रयोग के मान को हम घटाएंगे और उसकी संख्या यानी कि 3 से भाग दे देंगे और गुणा में 100 कर देंगे और बटे में कर देंगे हम 49.42, यानी कि ये मान यहाँ पर लिख देंगे और इसको हल कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.03%। इस प्रकार से आपेक्षिक औसत विचलन हमने निकाला। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो हल हुआ है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि जहाँ प्रयोगकर्ता ए के परिणाम यथार्थ एवं परिशुद्ध हैं, यानी कि वो बोल रहे हैं कि प्रयोगकर्ता एक के परिणाम यथार्थ है, यानी कि हमने वास्तविक मान के अधिक निकट हैं। वहीं प्रयोगकर्ता 2 के परिणाम सामान्यतः परिशुद्ध तो हैं परंतु प्रयोगकर्ता 1 की तुलना में कम यथार्थ है, यानी कि ये मान तो सही हैं इसके, लेकिन वो आपस में ज़्यादा सही हैं। वो प्रयोगकर्ता 1 की अपेक्षा कम यथार्थ हैं, किंतु ये आपस में परिशुद्ध हैं। तो इस प्रकार से हमने पहला सवाल हल किया और इसी प्रकार और हम बढ़ते हैं उदाहरण 2 पर। तो उदाहरण 2 है कि किसी यौगिक AB के घटक A की प्रतिशत मात्राएं निम्न पाई गई 48.32, 48.36, 48.23, 48.11 एवं 48.38। उपरोक्त परिणामों में औसत विचलन एवं आपेक्षिक औसत विचलन की गणना कीजिए। तो हमें इसमें क्या गणना करना है, औसत विचलन और आपेक्षिक औसत विचलन। तो हम कुल परिणामों को यहाँ पर लिख देंगे और उसका यहाँ पर हम तो कुल परिणामों को लिख देंगे और फिर उसका यहाँ पर औसत निकाल देंगे, इन सबको जोड़ देंगे और इन सबकी संख्या जो भी आएगी 1, 2, 3, 4, 5, तो हम यहाँ पर 5 से भाग दे देंगे तो कुल आएगा 244.40 और उसे भाग कर देंगे हम 5 से तो आ जाएगा 48.28। अब हमने विचलन की गणना करनी है। तो अब हम जो औसत प्राप्त होगा उससे प्रत्येक प्रयोग को हम घटा देंगे और जो आंसर आएगा उसे हम लिखते जाएंगे और कुल जो भी इनको घटाने से मान प्राप्त होगा उनको जोड़ देंगे तथा इसकी जो संख्या है ना उससे इसे भाग दे देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, औसत विचलन। उसका नाम ही है औसत विचलन, यानी कि सारे विचलनों का योग करके हम उसकी संख्या से भाग दे दें। तो जैसे यहाँ पर औसत मान प्राप्त होता है वैसे ही हमें औसत विचलन प्राप्त हो जाएगा। तो औसत विचलन हो जाएगा 0.09। अब हम आपेक्षिक औसत त्रुटि के बाद पता करें तो आपेक्षिक औसत त्रुटि इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं जैसे कि अभी जो ज्ञात होगी। तो आपेक्षिक औसत त्रुटि, तो यहाँ पर मानक विचलन का मान लिख देंगे, नहीं औसत विचलन का यहाँ पर मान लिख देंगे और उसे गुणित 100, ये तो यहाँ पर 100 लिखना पड़ेगा और बटे में हम क्या कर देंगे, बटे में हम कर देंगे ये औसत मान। तो क्या है यहाँ पर औसत विचलन गुणित 100 बटे औसत मान।
तो इसको हल करने पर जो कि आंसर आएगा वो है 0.19%। अब हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर इस 1.9 भाग प्रति लीटर, तो प्रति भाग में प्रति भाग लीटर में 1.009 भाग त्रुटि विद्यमान है। तो यहाँ पर आपेक्षिक औसत विचलन इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण 3 पर। तो उदाहरण 3 को पढ़ें तो हम यहाँ पर देखें कि लौह अयस्क के एक नमूने के विश्लेषण पर उस उपस्थित लौह की प्रतिशत मात्रा निम्न प्रकार दी गई है। तो ये लौह अयस्क की प्रतिशत मात्रा निम्न प्रकार से दी गई है। उपरोक्त परिणामों व औसत मानक विचलन तथा प्रसरण गुणांक की गणना कीजिए। हमें यहाँ पर विचलन, मानक विचलन, औसत मानक विचलन लिखा है तथा प्रसरण गुणांक की गणना कीजिए। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, टेबल का बना लेंगे। उसमें हम क्रमांक से सारे परिणामों को लिख देंगे। अब हमें उसका विचलन निकालना है। तो जैसे कि इन सारों को जोड़कर इनकी कुल संख्या से हम भाग दे देंगे तो यहाँ पर हमें औसत मान प्राप्त हो जाएगा। और जब तक हमें औसत मान प्राप्त नहीं होगा हम विचलन की गणना नहीं कर सकते। अतः सबसे पहले हमें औसत ज्ञात करना होगा और औसत के ज्ञात करने के बाद उस औसत को प्रत्येक परिणाम को उस औसत में से घटा देंगे और जो आंसर आएगा उसे यहाँ पर प्रत्येक प्रयोग के सामने लिखते जाएंगे। और फिर अगले खंड में दिया है मानक विचलन के वर्गों का, और जो मान आए हैं ना, और उन्हीं मानों का हम प्रत्येक का वर्ग कर देंगे और जो उत्तर आएगा हम उसे यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर इन सभी को जोड़ देंगे, जिसे हम कहते हैं मानक विचलन के वर्गों का योग। तो यहाँ पर कुल योग हो जाएगा 0.0182, जहाँ सिग्मा जो बताता है ना वो x यानी कि औसत में से उस आंकड़े को घटाया गया है जो कि परिणाम में लिया गया है। तो यहाँ पर इसका मानक विचलनों के वर्गों का योग इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करने दिया है, मानक विचलन। तो मानक विचलन का क्या सूत्र होता है हमने पढ़ा था इससे अगले वाले वीडियो व्याख्यान में। तो यहाँ पर हम अंडर रूट के अंदर ले लेंगे मानक विचलन के वर्गों का योग बटे जो कुल परिणाम है उसमें से एक परिणाम को हटा देंगे और जो कुल संख्या आएगी उससे हम भाग दे देंगे, तो हमें मानक विचलन प्राप्त हो जाएगा। तो मानक विचलन के वर्गों का योग 0.018 आया है, जो कि हमने वहाँ पर सारणी में किया था। और बटे में हम क्या कर देंगे, कुल परिणाम 10 है तो 10 में से 1 हटा देंगे, तो यानी कि हमें यहाँ पर 9 से भाग देना है। तो हम इसे हल कर देंगे तो ये इतना मान आ जाएगा 0.0020। तो इसे हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट लगा है तो इसका मान प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, 0.045। तो ये मानक विचलन निकल आएगा। अब हमें प्रसरण गुणांक की गणना करनी है। तो हमें क्या करना है, मानक विचलन गुणित 100 बटे औसत। तो हम क्या करेंगे, मानक विचलन लिख देंगे, उसे 100 से गुणा कर देंगे भागित 7.13, जो कि परिणाम आया था ना, उन सारे परिणाम को जोड़कर उनकी संख्या से भाग दे देंगे। तो जो औसत निकलेगा हम यहाँ पर लिख देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.63। इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।